नमस्कार। इफिड्रा की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बाद हम आते हैं आंतरिक संरचना जड़ और तने की। तो सबसे पहले आते हैं हम जड़ की संरचना किस प्रकार से होती है। तो पौधे की जो आंतरिक संरचना है, तो आंतरिक संरचना के आधार पर पौधे को जो इफिड्रा है इसकी तुलना एडवांस कुछ स्ट्रक्चर एडवांस है जिसकी तुलना आवृत्तिबीजियों के समीप कही जा सकती है। गिफर्ट के अनुसार कुछ इफिड्रा की कुछ जातियां जैसे इफिड्रा एल्टिसिमा, इफिड्रा फ्रैगलिस, इसका जो शूट एपेक्स है उसके अंदर ट्यूनिका लेयर जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई विभेदित पाई जाती है, जिससे कि इफिड्रा की आंतरिक संरचना अन्य एंजियोस्पर्मिक प्लांट से अन्य जो अनावृत बीजी पौधे हैं उनसे एडवांस मानी जाती है और इसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट के निकट कहा जा सकता है। सबसे पहले आते हैं हम आंतरिक संरचना में जड़ की आंतरिक संरचना। तो जड़ की आंतरिक संरचना ये स्टेम के आधारी भाग से उत्पन्न होती है और टेप रूट होती है, जिसमें रूट हेयर और रूट केप पाई जाती है। रूट का मुख्य काम स्थिरीकरण और जल के अवशोषण का होता है और जल इसकी आंतरिक संरचना स्पष्ट रूप से या विस्तृत रूप से देखने के लिए हमको उसका टीएस काटना होता है। तो अनुप्रस्थ काट कर माइक्रोस्कोप में देखने पर इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है। यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाई दे रही है जो। तो सबसे बाहरी परत जो होती है इसको तीन भागों हम मतलब जो रूट का आंतरिक संरचना उसको हम तीन भागों में बांट देते हैं, इपीबेल्मा, कॉर्टेक्स और वस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले इपीबेल्मा जो ये सबसे बाहर वाली परत होती है, ये जो आउटर लेयर है ये पूरे रूट की, ये जो इपीबेल्मा एक पतली लेयर की बनी हुई होती है, पतली मृदु ऊतक की कोशिकाओं के द्वारा बनी हुई होती है और एक पंक्ति में व्यवस्थित होती है। इपीबेल्मा से कुछ रूट हेयर्स बाहर की तरफ निकले हुए ये रूट हेयर्स की तरह संरचनाएं निकली हुई होती हैं, रूट हेयर्स। और इसके बाद आते हैं कॉर्टेक्स दो भागों में डिवाइड होता है, दो भागों में। बाहरी कॉर्टेक्स जो कि कोलनकाइमेटस, ये जो छोटी छोटी सी कोशिकाओं से बना हुआ है, बाहरी कॉर्टेक्स ये कोलनकाइमा से बना हुआ होता है। और आंतरिक कॉर्टेक्स जो है वो ये वाला आंतरिक कॉर्टेक्स ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू के द्वारा बना हुआ होता है। कॉर्टेक्स की जो इनर लेयर है वो एंडोडर्मिस बनाती है, ये सबसे इनर लेयर एंडोडर्मिस बनाती है। और इस क्षेत्र की कोशिकाएं थोड़ी सी ढोलक के आकार की होती है और एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। और इन कोशिकाओं में कैस्पेरियन स्ट्रीप्स, यहाँ पर इफिड्रा में कैस्पेरियन, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रीप्स नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद वस्कुलर रीजन में सबसे बाहर की तरफ अंदर की तरफ हम आते हैं तो वस्कुलर रीजन दिखाई देता है। वस्कुलर रीजन की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, ये सबसे बाहरी लेयर यहाँ पर एंडोडर्मिस के नीचे वाली, ये पेरिसाइकिल कहलाती है। और ये पेरिसाइकिल जो है ये वस्कुलर बंडल की सीमा को निर्धारित करती है, स्टील के चारों ओर घेरे हुए होती है। वस्कुलर बंडल रेडियली अरेंज होते हैं और डाइआर्क स्थिति में पाए जाते हैं और रेडियल रूप से अरेंज होते हैं, मतलब अल्टरनेट बंडल्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये फ्लोएम के बंडल्स हैं, ये जाइलम की डाइआर्क स्थिति है, तो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, फ्लोएम जाइलम, इस तरह से। और जो मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ होता है, मतलब ये एग्जार्च स्थिति यहाँ पर जाइलम की जो है वो स्थिति इस तरह से, मेटाजाइलम अंदर की तरफ और प्रोटोजाइलम मतलब मेटाजाइलम सेंटर की तरफ और प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ दिखाई देता है। इसके बाद जो अंदर की तरफ पाया जाता है सबसे, ये सेंटर में ये पिथ, पैरेन्काइमेटस पिथ पाया जाता है। रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है वो सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोटिलीडन्स की जड़ों में जिस प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसी प्रकार से सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसके बाद जड़ की, ये तो होगी जड़ की आंतरिक संरचना। जड़ की आंतरिक संरचना के बाद हम आते हैं तने की आंतरिक संरचना। स्टेम की आंतरिक संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है। तो इफिड्रा का जो यंग स्टेम होता है वो रिब्ड होता है, धारीदार होता है।
और इसकी बाह्य रेखा जो है वो रिजेस एंड ग्रूव से युक्त होती है। माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हम इसकी टीएस काटते हैं। टीएस काटने से हमको तीन भाग दिखाई देते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टीलर रीजन या वस्कुलर रीजन। सबसे पहले आते हैं हम एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की जो लेयर है वो एक परत की कोशिकाओं से बनी हुई होती है, रेक्टेंगुलर सेल होती है और मोटी भित्ति वाली होती है, किंतु पैरेन्काइमेटस और एक पैरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती है और एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं हैं इनके ऊपर क्यूटिकल की एक मोटी परत पाई जाती है और इस क्षेत्र में जो बाह्य त्वचा के जो ग्रूव वाला जो क्षेत्र है, ग्रूव और रिजेस पाई जा रही है, तो जो ग्रूव वाला क्षेत्र है वो हैप्लोकिलिक प्रकार की, यहाँ पर धसे हुए इस क्षेत्र में हैप्लोकिलिक प्रकार की स्टोमेटा पाई जाती है, मतलब धसे हुए इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। प्रत्येक स्टोमेटा के आसपास 2 गार्ड सेल्स होती हैं और इनके नीचे जो गार्ड सेल्स पाई जा रही है स्टोमेटा के नीचे, यहाँ पर स्टोमेटा के नीचे सब स्टोमेटल कैविटी पाई जाती है और स्टोमेटा की गार्ड सेल के पास सामान्य रूप से जनरली यदि हम देखें स्टोमेटा की संरचना में तो सब्सिडरी सेल्स हमको दिखाई देती हैं। यहाँ पर कोई भी एक्सेसरी सेल्स, सहायक कोशिकाएं नहीं होती हैं। इसके बाद एपिडर्मिस के बाद आते हैं हाइपोडर्मिस। तो रिजेस वाले क्षेत्र में बाह्य त्वचा के नीचे, मतलब एपिडर्मिस के नीचे की परत में स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं, जो कि हाइपोडर्मिस का निर्माण करती है। हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स का रीजन पाया जाता है जो स्पष्टतया 2 क्षेत्रों में बटा हुआ होता है, बाहरी कॉर्टेक्स और आंतरिक कॉर्टेक्स। बाहरी कॉर्टेक्स जो होता है वो सामान्यतः जो आवृत्तबीजी लीफ होती हैं उनके अंदर जो पैलिसेड टिश्यू पाया जाता है उसी के तरह से ये पैरेन्काइमेटस पैलिसेड टिश्यू का बना हुआ होता है और ये पैलिसेड टिश्यू क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। इनमें हरित लवक की उपस्थिति के कारण फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता पाई जाती है। इनर कॉर्टेक्स जो पाया जाता है, बाई कॉर्टेक्स के नीचे इनर कॉर्टेक्स पाया जाता है। इनर कॉर्टेक्स भीतरी क्षेत्र गोल या अंडाकार पतली भित्ति युक्त पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना हुआ होता है जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। खंभ ऊतक के नीचे स्थित क्षेत्र की कोशिकाओं में पर्याप्त इंटरसेलुलर स्पेसिस, अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स में एरेशन और फोटोसिंथेसिस, प्रॉपर एरेशन पाया जाता है जिसके कारण से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, ये क्षेत्र जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के लिए समर्थ होता है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र है वो एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत के रूप में पाया जाता है और इसकी कोशिकाएं एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। पौधे के यंग अवस्था में ये लेयर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे स्टेम पुराना होता जाता है प्रौढ़ अवस्था में ये अस्पष्ट हो जाती है। इसके बाद एंडोडर्मिस के बाद आती है पेरिसाइकिल की लेयर। तो पेरिसाइकिल का क्षेत्र जो है ये अस्पष्ट सा क्षेत्र होता है। शुरू में यंग समय में तो कोशिकाएं कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन प्रौढ़ अवस्था में यंग स्टेम में तो दिखाई देगी लेकिन एडल्ट स्टेज में नहीं दिखाई देती, स्पष्ट रूप से डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद वस्कुलर रीजन, तने के भीतरी क्षेत्र में पित्त के चारों ओर 8 से 14 संयुक्त कंजवाइंड कोलैटरल ओपन वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जिनमें जाइलम की स्थिति एंडार्क होती है। रूट में जाइलम की स्थिति एक्सार्क थी, यहाँ पर एंडार्क होती है और वस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं और रिंग में छोटे और बड़े वस्कुलर बंडल एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम में ये रिजेस एंड ग्रूव वाला रीजन, यहाँ पर यदि हम देखें टीएस काटते हैं तो कुछ इस तरह से ये कहीं उभार कहीं ग्रूव, तो ये तो कहलाता है ये रिज वाला पोर्शन, ये ग्रूव वाला पोर्शन। इसका ये तो सेलुलर, ये इसका आउटलाइन स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पर ये रिजेस, ग्रूव और प्रत्येक ग्रूव में ये हमको इस तरह से स्टोमेटा दिखाई देते हैं। ये एपिडर्मिस हो गई, आउटलाइन एपिडर्मिस। अंदर
ये स्क्लेरेन्काइमा ग्रूव जो रिजेस पाई जाती है वहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा, फिर क्लोरेन्काइमा पैलिसेड टिश्यू से बना हुआ होता है, और फिर एंडोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स का रीजन हो गया, एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल और ये वेस्कुलर रीजन, और बीच में पित्त पाया जाता है। यदि इसको सेलुलर स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो इस तरह से ये ग्रूव वाला पोर्शन हो गया, ये रिज वाला पोर्शन हो गया। इपिडर्मिस की कोशिकाएं जो बेलनाकार शेप में पाई जाती हैं और एक पंक्ति में अरेंज होती हैं, ये इपिडर्मिस। रिच वाले यहाँ पर ग्रूव वाले पोर्शन में ये स्टोमेटा दिखाई देता है, और ये 2 गार्ड सेल पाई जाती है, और ये सब स्टोमेटल कैविटी से अटैच है। इसके बाद ये जो है रिज वाला पोर्शन, ये जो रिज वाला पोर्शन है यहाँ पर ये हमको स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस दिखाई देती है। नीचे की तरफ आते हैं कॉर्टेक्स, ये पैलिसेड टिश्यू है पूरा, पैलिसेड टिश्यू जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करने में समर्थ होती हैं ये कोशिकाएं। आउटर कॉर्टेक्स नीचे की तरफ, ये इनर कॉर्टेक्स जो स्पॉन्जी टिश्यू पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ है, और इसके अंदर पर्याप्त इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो एक लेयर हमको यहाँ पर ये एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल, उसके बाद ये फ्लोएम और ये जाइलम। वेस्कुलर बंडल इस तरह से ये रिंग में, वेस्कुलर बंडल एक सर्कल में अरेंज होते हैं, जिस तरह से ये यहाँ पर हमको दिख रहा है सर्कल, इस तरह से ये सर्कल में अरेंज होते हैं। 8 से लेकर 14 कंजवाइंट, कोलैटरल और ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ये ऊपर की तरफ फ्लोएम, बीच में कैम्बियम और ये जाइलम। जाइलम, प्रोटोजाइलम जो है वो पित्त की तरफ होता है, और मेटाजाइलम परिधि की तरफ होता है। तो ये वाली जो स्थिति है इसकी, ये कहलाती है एंडार्क स्थिति, और ये पित्त रीजन पाया जाता है। तो ये स्टेम की टीएस काटते हैं तो इस तरह की यंग स्टेम की टीएस में हमको इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसके अंदर कंजवाइंट कोलेटर, इस प्रकार से जो ये जो स्टील है ये एक्टोफ्लोइक सैफनोस्टील कहलाती है, और रिंग में छोटे और बड़े वेस्कुलर बंडल एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। वेस्कुलर बंडल में, जाइलम में, यहाँ पर इफिड्रा में जिम्नोस्पर्म है, लेकिन फिर भी इफिड्रा के अंदर जाइलम में वैसल्स पाई जाती हैं, ट्रैकिड्स पाई जाती हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा पाया जाता है। जाइलम में वैसल्स की उपस्थिति इफिड्रा का एक साइलेंट फीचर कहलाता है, एक इसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर कहलाता है, और इन वैसल्स का जो निर्माण है वो कुछ ट्रैकिड की विभाजित भित्तियों के सिरों के विघटन के कारण होता है, जिससे कि ये जो भित्तियाँ हैं ये पोरस हो जाती हैं। प्रारंभ में ये जो ट्रैकिड्स एक छिद्रित पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होती है, और बाद में ये अनियमित रूप से पाई जाती हैं। मेटाजाइलम की उपस्थिति वेसल्स में पीटेड थिकनिंग पाई जाती है। मेटाजाइलम जो है उसके अंदर जो वेसल्स पाई जा रही हैं उनके अंदर पीटेड थिकनिंग पाई जाती है, जबकि प्रोटोजाइलम की वाहिनिकाओं में, ट्रैकिड्स में स्पाइरल थिकनिंग और एन्युलर थिकनिंग, इस या तो स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है या एन्युलर थिकनिंग पाई जाती है। पित्त जो है वो मल्टीसीरिएट होता है और मृदुत्की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। तने की नोड्स पर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं, जो कि इंटरनोड, जो कि एक नोडल डायफ्राम का निर्माण करती है। स्क्लेरेन्काइमेटस कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि एक नोडल डायफ्राम का निर्माण करती है। इस डायफ्राम के कारण तने की नोड को आसानी से पृथक किया जा सकता है। मेडुलरी रेस पाई जाती हैं, तो ये मेडुलरी रेस एक ही प्रकार की सक्रिय मृदुतकी कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है, और संवहन बंडल के बीच में वेस्कुलर बंडल जो पाए जाते हैं इनके बीच में पाई जाती है, और मल्टीसीरिएट होती है। और यहाँ पर वुड जो है वो इसी कारण से मल्टीसीरिएट होती है। इस कारण से ये जो मेडुलरी रेज पाई जा रही है उसके कारण से ये मेनोसाइक्लिक प्रकार की वुड कहलाती है इसकी। तो ये मल्टीसीरिएट पाई जाती है, यहाँ पर जो मतलब एक से अधिक पंक्ति में मेडुलरी रेस पाई जाती है। अब इसके अंदर डाइकॉट
स्टेम के समान ही सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है स्टेम में, वो डाइकोट स्टेम, एंजियोस्पर्म में जो डाइकोट स्टेम पाए जाते हैं उन डाइकोट स्टेम के समान ही इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ को, और सेकेंडरी ग्रोथ किस तरह से हो रही है और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद का जो स्ट्रक्चर है स्टेम का वो किस तरह का होता है वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।